काशीराम सुबह ही सैर से लौटे और बहुत उदास बैठे हुए थे। उनकी पत्नी शीतल जी उनके समीप बैठी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। वो उनकी तकलीफ अच्छे से समझ रही थी कि बात इतनी भी छोटी नहीं जो भूली जा सकती थी। कब तक चिंता में डूबे रहोगे प्रशांत के पापा? चलो अब कुछ खा पी लो। हमारी किस्मत अब यही सच है। साड़ी की कोर से आंखों को पोंछते हुए शीतल जी बोली। शीतल, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी, वो आज मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैंने ना सर्दी देखी, ना बारिश, ना धूप, दिन रात पसीना बहाकर खेतों में काम किया ताकि उसके कलेक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकूं। उसके सपनों के चक्कर में कभी भी ठीक से निशांत पर ध्यान न दे सका, और देता भी कैसे, उतना पैसा नहीं था उसे भी कलेक्टर बना सकता। निशांत ने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, वो तो बस छोटी सी कंपनी में नौकरी करके ही खुश था। आज अगर उसको घर लेने में मैंने थोड़ी सी मदद कर भी दी तो क्या गुनाह कर दिया? सिसक उठे काशीराम। वो जब से बड़े बेटे प्रशांत से मिलकर आए थे तब से बेहद दुखी बैठे हुए थे। शीतल, प्रशांत को मैंने बहुत समझाया कि तेरी कमाई और निशांत की कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। निशांत अगर लोन लेकर घर खरीदता तो क्या बचाता और क्या परिवार को संभाल पाता। मैंने जो थोड़ा बहुत जमा किया निशांत को घर खरीदने के लिए दे दिया। वो तो बेचारा लेने को तैयार ही नहीं था। मैंने ही अपनी कसम देकर उसे मजबूर कर दिया था। मैंने तो यह बात प्रशांत को यह सोचकर बताई कि बड़ा भाई है, छोटे के घर की खुशी से खुश होगा, पर वो तो खुश होने की जगह नाराज हो गया। कहने लगा, निशांत को पैसे दिए हैं तो उसे भी चाहिए। मैंने कहा, अब तक जितना कमाया तेरी पढ़ाई में लगाकर तुझे कलेक्टर बना दिया, क्या यह कम है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे छोटे भाई निशांत का भी घर हो गया। इस बात पर प्रशांत और नीलम बहू कहते हैं, बुढ़ापे में खेती का क्या करोगे, खेत बेच दो और हमें भी उतना पैसा दो जितना निशांत को घर के लिए दिया। नहीं दे सकते तो अब कभी भी हमारे पास नहीं आना। उन दोनों ने तो आसानी से कह दिया कि खेत बेच दो। अब कैसे प्रशांत को समझाऊं? यह सिर्फ खेत नहीं, जान है मेरी। मेरे लिए इन खेतों ने सदा सोना उगला है। इसी के कारण प्रशांत आज कलेक्टर बन पाया और कलेक्टर बन के आज अपने संस्कार भूल गया। प्रशांत भूल गया वो दिन कैसे मैंने दिन भर पसीना बहा, तेरे गहने बेचे, तभी कहीं जाकर कलेक्टर की पढ़ाई का खर्चा उठा पाया था। आज वही बेटा ऐसी बातें करेगा, कभी सोचा भी न था। निशांत को क्या दिया सिवाय परवरिश के? निशांत ने शुरू से कड़ी मेहनत और स्कॉलरशिप लेकर अपने दम पर कंपनी में नौकरी की। खैर छोड़ो, अपना बेटा निकम्मा निकल गया तो अब रोकर क्या फायदा। तभी फोन की घंटी बजने लगी। ये लो शीतल, निशांत का फोन आ गया। तुम उसको कुछ न बताना, बेचारा दुखी हो जाएगा। जी ठीक है, कहते हुए शीतल निशांत से बात करने लगी। हेलो छोटे, कैसे हो बेटा? कब की पूजा रखी है? गृह प्रवेश की। अच्छा सुन ले, पहले बाबूजी से बात कर ले, वो तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। निशांत बेटा, मैं प्रशांत के यहाँ से घर पहुँच गया हूँ, जल्दी पूजा की तैयारी कर लो। तेरी माँ को अपने छोटे का घर देखने की बहुत इच्छा है, इस बार उसे लेकर आऊँगा। जानता हूँ बाबूजी, माँ की हमेशा यही इच्छा रही कि मेरा अपना खुद का घर हो जाए। आप दोनों के आशीर्वाद से घर भी हो गया। मैं भी माँ से जल्दी ही मिलना चाहता हूँ, इसीलिए पूजा अगले सोमवार को ही रखी है। मैंने टिकट भेज दिए हैं आप लोगों को, कल ही जल्दी से आ जाओ तो सब आपके और माँ के रीति रिवाजों से हो जाएगा। बाबूजी, माँ को फ़ोन दीजिए ना, आरती माँ से कुछ बात करना चाहती है। ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे, माँ को फ़ोन देता हूँ, ले बात करवा दे बहू की। जी बाबूजी। आरती हाथ में फ़ोन लेते हुए बोली, कैसी हो बहू? छोटे और तुम ठीक हो तो हो? शीतल ने फ़ोन लेते हुए सवाल किया। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। हमेशा हंसी खुशी बात करने वाले बाबूजी की आवाज़ आज बुझी बुझी सी क्यों है? सब ठीक तो है ना? फ़ोन लाउड स्पीकर पर होने से
आरती सारा वार्तालाप सुन रही थी। अरे कुछ नहीं बहू, वो आज ही प्रशांत के यहाँ से लौटे थे तो थके हुए हैं। उनका कई दिनों से मयंक और तिरसा से मिलने का बहुत मन था तो 2 दिन के लिए उनसे मिलने गए थे। माँ, मैंने भैया को तो कल शाम को ही फ़ोन किया था तो भैया बोले वो लोग 1 हफ्ते से बाहर है, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे तो गृह प्रवेश में नहीं आ पाएंगे। आप बोल रही हो कल ही उनके यहाँ से आए हैं। भैया ने झूठ बोला। माँ, बाबूजी, भैया से कोई बात हो गई है क्या? फ़ोन लाउड स्पीकर पर था, इसलिए निशांत को भी माँ की बात सुनकर अचंभा हुआ तो वे पूछने लगे, तू बदल नहीं सकता न छोटे, हमेशा जासूसी करने का शौक लिए फिरता है। कहा ना सब बढ़िया है, अब फ़ोन रख, तेरे बाबूजी का चाय पीने का मन है। प्रशांत को कोई काम आ गया होगा, तुझे खराब ना लगे इसलिए बहाना बना दिया। और क्या कहती शीतल बेटे से कि तेरा बड़ा भाई तेरे घर को लेकर नाराज है। शीतल ने निशांत को कहानी बनाकर तो सुना दी, पर निशांत को यह बात हजम नहीं हुई। उसने गांव में रहने वाले अपने दोस्त महेश को फ़ोन कर दिया। अरे निशांत मेरे यार, कैसे याद आ गई, शहर जाकर तो भूल ही गए तुम हमको। अरे कैसी बात करते हो महेश, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यार। जिंदगी में कितने भी दोस्त मिल जाए पर तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। बस ज़्यादा बातें ना बना, काम की बात कर, क्या समस्या आ गई है? सच दोस्त हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के हर जज्बात समझ लेता है। महेश, जरा माँ बाबूजी से मिलकर हाल चाल पता कर। आज बात हुई मेरी घर पर बाबूजी से, कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है निशांत, तू चिंता मत कर, मैं सब पता करता हूँ। और सुन महेश, कल तू भी आजा मथुरा, माँ बाबूजी को लेकर मैंने अपना खुद का घर खरीदा है। उस उपलक्ष्य में छोटी सी पूजा रखी है, तेरी भी टिकट भेजी है, बाबूजी के फ़ोन में है, इसी बहाने तुझसे मिलना हो जाएगा। ठीक है, तू चिंता ना कर, मैं आ जाऊँगा। काशीराम सुबह उठकर खेतों में टहलने चले गए। अब खेती तो कर नहीं पाते थे, उम्र हो गई थी। मजदूर से अपने खेतों में काम करवाते, बदले में 2 वक्त का खाना, रहने के लिए जगह और मेहनताना देते थे। सौरभ और गौरव 2 गरीब लड़के, दोनों ही अनाथ और किस्मत के मारे थे। भूखे प्यासे रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। काशीराम उन्हें साथ ले आए। काशीराम से मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। अरे काका आ गए आप, गौरव बोला। यह देखो, इस बार हमारे खेतों ने सोना उगला है, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है। मौसम मेहरबान रहा तो जल्दी ही कटाई शुरू कर देंगे। सच बताऊं काका, जब से अपने हाथों से खेतों में काम करना शुरू किया तब से धरती से प्रेम बढ़ गया। गौरव सही कह रहा है काका, अब तो इन खेतों से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनकी बातें सुन काशीराम भावुक हो उठे। सोचने लगे, एक मेरा बेटा है जो इन खेतों से नफरत करता है। यह नहीं सोचता कि आज इन्हीं खेतों की बदौलत वो राजा बना बैठा है। इसी सोच विचार में डूबे थे काशीराम। चरण स्पर्श चाचा जी कैसे हो, शहर से कब आए? महेश ने पैर छूते हुए पूछा। बढ़िया हूँ बेटा, आज ही लौट कर आया हूँ। तू अपनी बता, घर पर सब सही है? बच्चे, बहू और राम कुमार भैया कैसे हैं, वो ठीक है? सब बढ़िया है चाचा जी। निशांत से बात हुई थी, उसने कहा कि मेरी टिकट भी आपको भेजी है। यही कहने आया था कि कल मैं भी निशांत के गृह प्रवेश के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा, तुम भी जा रहे हो। तुम एक काम करना, अपनी चाची को साथ ले जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? महेश ने तुरंत उन्हें छू कर देखा। बुखार तो नहीं है चाचा जी, फिर भी चलो दवाखाने डॉक्टर को दिखा लाते हैं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, कहकर काशीराम चुपचाप बैठे रहे। चाचा जी, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, भरोसा रखिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जो भी बात हो अपना बेटा समझकर कह सकते हैं। महेश ने उनका हाथ थाम कर पूछा।
तो काशीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख सौरभ और गौरव दौड़कर उनके पास आ गए। यह क्या काका, आप रो रहे हो? काका, आपने हमें बेटा माना है, हम आपको रोते नहीं देख सकते। बताइए हमें काका, क्या तकलीफ है? शायद हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ चाचा जी, क्या बात है, बताइए। ठीक है, बताता हूँ, पर तू वादा कर, निशांत को कुछ नहीं बताएगा। मैंने बहुत दिनों से अपने हाथ तंग रखकर 25 लाख रुपए जमा किए थे। खेतों में दिन रात काम किया, क्योंकि मैं निशांत के लिए कुछ नहीं कर पाया था। जब से दोनों बेटों ने कमाना शुरू किया, तो फिर हमारे खर्च कम हो गए। मैं धीरे धीरे पैसे जमा करता रहा। निशांत ने एक घर पसंद किया था, मुझे बुलाया था देखने के लिए, पर वह मुझे बहुत छोटा लगा। तो मैंने उसे कहा, घर लेना है तो बड़ा घर खरीदो, पर उसके पास बड़ा घर खरीदने के लिए बजट नहीं था। तो बड़ा घर लेने में मैंने उसकी मदद कर दी। प्रशांत को यह बात पसंद नहीं आई। अब उसे भी उतने पैसे चाहिए। कहता है चाहे कहीं से भी दो, घर बेचो या खेत। सिसक उठे काशीराम। तो क्या सोचा आपने चाचा जी? घर तो नहीं बेचूंगा। अब तो मेरा बेटों पर से भरोसा टूट गया। जब मेरा एक बेटा ऐसा निकला, दूसरा कितने दिन साथ देगा? उसको पैसा देने के लिए खेत का एक टुकड़ा अपने पास रखूंगा, बाकी के खेत बेच दूंगा। हमें रोज का कलह नहीं चाहिए। खेत के एक हिस्से से ही मेरा और इन दोनों का गुजारा हो जाएगा। काशीराम ने सौरभ और गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, अब चलता हूँ। काशीराम घर लौट गए। महेश ने सौरभ और गौरव से कहा, सुनो, मैं कल निशांत से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। तुम लोग चाचा जी का ध्यान रखना। इन खेतों में चाचा जी की जान बसती है। यह खेत चले गए तो वो जी नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं उन्हें दिया वादा भी तोड़ सकता हूँ। ठीक है महेश भैया, अब तो निशांत भैया ही कुछ कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह ही महेश और शीतल निशांत के यहाँ पहुँच गए। अरे माँ आ गई। आ महेश, यह है मेरे सपनों का घर। अरे बाबूजी कहाँ है? निशांत ने बाहर झांक कर देखा। काशीराम को ना देख दुखी हो गया। माँ, बाबूजी। उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नहीं आए। ओ, तो फ़ोन पर बता देती तो पूजन कुछ दिन बाद कर लेते। अच्छा, अब बातें बाद में, पहले आप लोग थोड़ा आराम कर लो। निशांत और आरती दोनों पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। महेश निशांत के 7 साल के बेटे रौनक के साथ खेलने लगा। निशांत उसे अकेला देख उसके पास आकर बैठ गया। बेटा जाओ मम्मा के साथ खेलो। अब बता महेश, बाबूजी क्यों नहीं आए? सच में बीमार है या और कोई बात? महेश सारी सच्चाई बयां कर देता है। निशांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका बड़ा भाई ऐसा व्यवहार करेगा। वो चुपचाप उठकर आरती के पास चला गया। उसे सारा किस्सा कह सुनाता है। क्या बात कर रहे हो आप? बड़े भैया के पास इतना पैसा है और दिल इतना छोटा। नीलम भाभी उनका दुख क्या समझेगी? मैं रही हूँ माँ बाबूजी के साथ। अब आप नौकरी तलाश रहे थे, मैंने देखा है। बाबूजी को दिन रात एक करके मेहनत करते हुए मौसम खराब होने पर लगता तो रात रात भर सो नहीं पाते थे। जब मैं कहती थी आपके दोनों बेटे कमा रहे हैं, फिर भी आप क्यों ही इतनी मेहनत करते हो? तो बाबूजी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए। यह धरती हमारी माँ है, हमसे कुछ लेती नहीं। प्रेम और मेहनत से सींचते रहो तो सोना भी उगलती है और हीरे मोती भी। सुनो निशांत, एक बात बोलूं? कहो। यह घर बेच देते हैं और बड़े भैया को उनका हिस्सा देकर बाबूजी का बोझ हल्का कर देते हैं। गांव कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम वहाँ रह लेंगे। रौनक के लायक अच्छे स्कूल है और अब तो बिजली भी आ गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। निशांत, घर तो हम फिर भी ले सकते हैं, पर बाबूजी के खेत चले गए तो बाबूजी जी नहीं पाएंगे।
हम बाबूजी के दुख का कारण बनकर कैसे खुश रह सकते हैं। सही कहा आरती। हम घर वापस चलते हैं। फिर बस रोज सुबह आती ही 1 घंटे का ही तो सफ़र है। मैं उसी से नौकरी के लिए आ जाया करूँगा। निशांत और आरती दोनों ने फैसला कर लिया। उसमें माँ और महेश को भी शामिल कर लिया। बड़े भाई के पास जाकर उसने लिखित पेपर साइन करा लिए। वह अपना घर उनके नाम कर रहा है। बदले में गांव की संपत्ति से वो अपना हक छोड़ दे। प्रशांत को फिर भी शर्म नहीं आई कि उसके कारण उसका भाई अपना घर तक उसे देने चला आया। मुझे तो यह अपना हिस्सा चाहिए था, चाहे कैसे भी मिले। यह लो लिख भी दिया, दस्तखत भी कर दिए। अब मेरा तुम लोगों से सिर्फ नाम का रिश्ता है। तुमको मुबारक हो गांव का घर और खेत। अब जाओ यहाँ से। निशांत सबको साथ लेकर अपने गांव अपनी माटी में लौट आया। काशीराम सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। निशांत, यह सब क्या है? तू यहाँ, यह सामान कोई बताएगा क्या है सब? चरण स्पर्श बाबूजी। आरती ने झुककर पैर छुए और कहा, हम अपने घर ही तो आए हैं बाबूजी। अब हमेशा आपके साथ और आपके पास रहेंगे। और घर का क्या, वहाँ कौन रहेगा? वो बड़े भैया को दे दिया बाबूजी। हमारे लिए आपकी खुशियाँ पहले हैं। हम जानते हैं ये खेत नहीं, आपके दिल का टुकड़ा है बाबूजी। अब आप निश्चिंत हो जाए। भैया कभी भी इस घर और इन खेतों में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। काशीराम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, इतना बड़ा त्याग। शीतल कहने लगी, मैं हमेशा से ही जानती थी निशांत में आपके गुण भरे हुए हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आरती जैसी बहू मिली। थैंक यू माँ। तो फिर इस बात पर मुंह मीठा हो जाए। आरती दौड़कर मिठाई ले आई। उसके साथ ही काशीराम के चेहरे की रौनक लौट आई थी। काशीराम की खुशियाँ लौट आई थी। सौरभ और गौरव भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। और क्यों ना हो, उनके अन्नदाता की खेतों से उनका भरण पोषण हो रहा था। महेश यहाँ आ, काशीराम ने आवाज़ लगाई। जी चाचा जी, एक बात बता। तूने मुझसे वादा किया था कि तू निशांत को कुछ नहीं कहेगा। फिर उसके पास जाकर मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। बता क्यों किया ऐसा? काशीराम ने कान पकड़ते हुए कहा। बताता हूँ, पहले आप कान छोड़िए चाचा जी। काशीराम ने कान छोड़ दिया। महेश मुस्कुराते हुए अपना कान सहलाने लगा। अब बोल चाचा जी, वादा तोड़ने के उपहार में मुझे आपकी खुशी मिल रही थी तो वो मुझे अधिक कीमती लगी। ऐसे वादे निभाने से क्या फ़ायदा चाचा जी? आपको दुखी देखकर जीवन भर में भी दुखी रहता और निशांत से झूठ बोलकर उसकी दोस्ती खो देता। मैं अपना दोस्त नहीं खो सकता चाचा जी। तुम बच्चों ने मेरी बची कुची इस जिंदगी को खुशियों से भर दिया। भावुक होकर काशीराम ने महेश को गले लगा लिया। महेश चाचा जी से तेरा प्रेम मिलाप खत्म हो जाए तो चल ये सामान मिलकर अंदर रखवा दे। सौरभ गौरव आओ, तुम दोनों भी मदद करो। शीतल ने आवाज़ लगाई। धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी से खुश होने लगे। निशांत बस से ऑफिस जाने लगा। आरती गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी और रौनक भी उसी स्कूल में पढ़ने लगा। निशांत और आरती को बिना बताए एक दिन काशीराम शहर जाकर कार खरीद लाए और चुपचाप घर के सामने खड़ी कर दी और हॉर्न बजाने लगे। बाबूजी, यह गाड़ी और आप ड्राइविंग सीट पर। निशांत हॉर्न की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आया। तू अपने बाबूजी को क्या सिर्फ ट्रैक्टर चलाने वाला समझता है क्या? अरे मैंने अपनी जवानी में जीप भी खूब दौड़ाई है। हाँ, यह बात और है कि वो जीप मेरी नहीं थी, पर यह कार तेरे लिए है निशांत। काशीराम हंसकर बोले। मेरे लिए? हाँ, अब तुम इसी से ऑफिस जाया करो। पर इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए बाबूजी?
और बस से ही सही मेरा काम तो चल ही रहा था, फिर क्या जरूरत थी। पैसों की चिंता तुम मत करो, जो हमारा है वो सब अब तुम्हारा ही है, अब चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारे लिए तो बच्चों का साथ ही बहुत है, चिंता मत करो। ना कर्ज लिया है ना कुछ बेचा है, बुढ़ापे के लिए बैंक में एफडी कर रखी थी कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो इसके सारे जीवन काट लेंगे। वो एफडी पक गई थी तो सोचा तेरे लिए कार खरीद लूं, तो तुम्हें बस में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। यह क्या बाबूजी, आपने मेरे लिए अपनी एफडी तोड़ दी। निशांत पिता के गले लग गया। तुम ही मेरे एफडी हो बेटे, काशीराम ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बाबूजी चाय, आरती चाय लेकर आ गई। बहू, हमारे गांव से बाहर जो सड़क शहर को जाती है ना, वहाँ किसी का जोर शोर से पूजन हो रहा था, तो भीड़ बहुत थी। गाड़ी रोककर पूछा तो पता चला एक बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है, उसी का शिलान्यास समारोह चल रहा था। अरे वाह, तब तो रौनक को हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाएंगे बाबूजी। आरती खुश होकर बोली। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। रौनक अब केंद्रीय विद्यालय में 7वीं कक्षा का छात्र था। आरती नौकरी छोड़कर घर पर ही गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। काशीराम ने अपने छोटे घर को बढ़ाकर 2 मंजिल बनवा लिया था, क्योंकि अब निशांत कंपनी में बड़ी पोस्ट पर आ गया था। इधर प्रशांत पिता के दिए संस्कार भूलकर ऊपर की कमाई वसूल कर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा था। जो घर निशांत ने अपने लिए खरीदा था वो बेचकर मुंबई में अपना नया घर ले लिया था। त्रिशा, मयंक कहाँ है? पता नहीं डैड, वो कब आता है और कब जाता है, पता चले तो बताऊं। इतना कहकर त्रिशा अपने रूम में चली गई। नीलम, त्रिशा क्या कह रही है? मयंक का क्या चल रहा है? यह लड़का नीट की तैयारी कर रहा है या बस आवारागर्दी में बाप की कमाई उड़ाता रहेगा? मैं तो खुद परेशान हो गई इस लड़के से, कभी पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं होता। नीलम दुखी होकर बोली। हाय मॉम, हाय डैड। बातचीत के बीच में मयंक भी आ गया और आते ही टीवी ऑन कर सोफे पर पसर गया। कहाँ थे बरखुरदार? दोस्तों के साथ घूमने गया था। और कहाँ? पढ़ाई बढ़ाई करनी है या बस यूं ही आवारागर्दी? नीट के बारे में क्या सोचा? ओ डैड, आप फिर नीट करने लगे? मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कितनी बार कहूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। डॉक्टर नहीं बनोगे तो फिर क्या करोगे? यह इतना बड़ा एम्पायर हमने तुम्हारे लिए खड़ा किया है, इसे आगे चलकर तुम्हें ही तो संभालना है। इसी एम्पायर में हम तुम्हारे लिए एक बड़ा हॉस्पिटल खोल देंगे। डैड प्लीज़, मैंने कहा ना, मुझे आपके एम्पायर और नीट में दोनों में ही दिलचस्पी नहीं है। और आप भी मुझे फोर्स करके समय ही मत खराब कीजिए, मुझे शांति से वो देखने दीजिए। मयंक चिल्लाकर बोला। मयंक, ये क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? नीलम गुस्सा होते हुए बोली। मोम, अब आप भी शुरू हो जाओ, मैं आप दोनों से ही कह चुका हूँ कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मतलब नहीं बनना। नीलम के अत्यधिक लाड़ प्यार का नतीजा ही था कि मयंक पूरी तरह बिगड़ चुका था। सुनो, किस लहजे में बात कर रहे हैं साहबजादे? नीलम, मैं इसीलिए तुम्हें टोकता था, इसे इतना अधिक लाड़ मत करो, बिगड़ जाएगा। प्रशांत गुस्से से लाल हो रहा था। सब मेरी ही गलती है क्या? अरे तुम गांव के गवार लोगों ने शहरों का कल्चर देखा कहाँ है? बच्चे इसी उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। उसे डॉक्टर कैसे बनाना है यह मैं देख लूँगी। नीलम ताना मारती हुए बोली। प्रशांत तो कलेक्टर था, नीलम भी नौकरी करती थी। समय की कमी होने के कारण दोनों बच्चों को समय कम दे पाते थे, तो उस प्यार की कमी अपने पैसों से पूरी करते रहे। त्रिशा तो मेडिकल की पढ़ाई करने लगी, पर मयंक उनकी एक ना सुनता था। आज बाबूजी की हर एक बात याद आ रही है। वो अक्सर कहते थे कि इंसान जैसा बीज बोएगा उसे वैसी फसल मिलेगी।
मैं भी तो तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर आज रिश्तों से दूर एक अनाथ जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। काश बाबूजी के बताए रास्ते पर चला होता तो यूं बेटे को बर्बाद होते ना देखता। जब मैं ही जिंदगी को कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो मयंक से क्या उम्मीद करूं। प्रशांत मायूस होकर अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे घर की बहुत याद आ रही थी। इधर रौनक क्लास में अव्वल आकर हर साल माता पिता का नाम रोशन कर रहा था, और क्यों ना करे, आखिर उसमें संस्कार निशांत और आरती के थे, और जीवन का सच्चा ज्ञान देने वाले दादी और दादाजी साथ थे। निशांत पैसों से कम होते हुए भी रिश्तों का धनी था। वही प्रशांत नीलम और मयंक की बेरुखी सहन करते हुए अकेलेपन से जूझ रहा था। अगर आज प्रशांत भी निशांत की तरह होता तो उसके बच्चों में भी संस्कारों की कमी नहीं होती। प्रशांत आज अपनेपन से अपनों के लिए तरस रहा था। जो उसने बोया था आखिर वह फल उसने पाया। अपने तो अपने होते हैं।